पढ़ाई में ध्यान मत दे, मोबाइल में ध्यान दे, ठीक है। देखो मैंने आपसे क्या कहा, देखो मैंने कहा फिजिक्स जो है, ठीक, ये प्रकृति का विज्ञान है। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, प्रकृति के नियमों को या प्रकृति को जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। प्रकृति को जानने की कोशिश में कि ये पूरी प्रकृति कैसे बनी हुई है, ठीक। सबसे पहली चीज जो आपको पता है, कोई भी चीज है प्रकृति के अंदर, ठीक, जो आपको दिखाई देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपको दिखाई देती है। जैसे आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर चौक, आपको दिखाई दे रहा हूं मैं, आपको दिखाई दे रहा है ये आपका ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है, ठीक। तो जो भी आपको दिख रहा है अपने चारों तरफ, उसको हम बोल देते हैं पदार्थ। क्या बोल देते हैं उसको? पदार्थ बोल देते हैं, ठीक। पदार्थ या द्रव्य भी बोल देते हैं। कभी मैं उसको पदार्थ बोलूंगा, कभी मैं उसको द्रव्य बोलूंगा, कभी मैं उसको ऑब्जेक्ट बोलूंगा, कभी मैं उसको बॉडी बोलूंगा। तो ये सब एक ही चीज है, ठीक है। क्लियर है मेरी बात? ठीक, एक ही चीज में तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, कभी मैं बॉडी बोल दूंगा, कभी मैं ऑब्जेक्ट बोल दूंगा। क्या ये सब प्रकृति के भाग हैं? इस प्रकृति के अंदर विद्यमान है, तो इसका मतलब ये सब प्रकृति के भाग हैं। आप भी प्रकृति के भाग हैं और मैं भी प्रकृति का भाग हूं, ठीक है। अच्छा, अब हम बने हुए कैसे हैं, ठीक, बने हुए कैसे हैं मतलब कोई भी पदार्थ, कोई भी द्रव्य कैसे बना हुआ है, ठीक है। तो आप कहोगे कि हम जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होंगे, बिल्कुल है कि नहीं? अच्छा, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होंगे। एक छोटा सा कण रहा होगा, फिर दूसरा छोटा कण आया होगा, तीसरा छोटा कण आया होगा, चौथा छोटा कण आया होगा, पांचवा छोटा कण आया होगा, ठीक है, ठीक। और ये क्या हो गया आपस में मिल। लेकिन इन सबके मिलने के लिए, अगर इन सबको आपस में मिलना है, ठीक, तो नहीं मिलता। एक कण बोलता दूसरे कण से, मान लीजिए थोड़ी देर, एक कण दूसरे कण से बोलेगा कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखना चाहता, तो क्या कभी ये द्रव्य बन पाएगा? बन पाएगा, ठीक। अच्छा, नहीं रखना चाहता हूं मैं आपके पास, एक कण बोलता है कि नहीं रहना मेरे साथ, दूसरे कण, ठीक है। इसका मतलब वो उस पर कैसा बल लगा रहा है कि मुझसे दूर जाओ। क्या ये बल है एक तरीके का? इसको मैं एक तरीके से बल का नाम दे सकता हूं, ठीक। क्या वो उसको प्रतिकर्षित कर रहा है कि नहीं मेरे पास नहीं आ? दूसरी चीज, एक कण है दूसरे कण को बोलता है कि मेरे पास आओ। इसका मतलब इस कण को दूसरे कण पे क्या करना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा कि नहीं? इसका मतलब प्रकृति को बांधे रखने का काम कौन करता है? बल करता है कि नहीं करता? प्रकृति को आपस में बांधे रखने का काम कौन करता है? बल। अगर मैं इस जमीन पे खड़ा हूं, ठीक, तो मुझे यहां पर खड़ा रखने का काम कौन कर रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी मुझ पे एक बल लगा रही है। अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाए तो क्या मैं यहाँ खड़ा रह पाऊंगा? है कि नहीं? अच्छा, मेरी जो बॉडी है या आपकी जो बॉडी है, ठीक है, कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है कि नहीं? अगर कोशिकाओं के बीच बल ना हो तो आप तो टूट के बिखर जाओगे, बिखर जाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकृति हो चाहे प्रकृति के अवयव हो, प्रकृति के अवयव से मेरा मतलब है प्रकृति के अंदर आपको जो भी चीजें दिख रही है, चाहे वो आपका चौक है, डस्टर है, आपको, ठीक है, प्रकृति हो, प्रकृति के अवयव है जे, ठीक है। जो भी प्रकृति के अवयव हैं वे सब जो हैं, ठीक है, किसी न किसी बल द्वारा, ठीक, आपस में बंधे हुए। क्लियर है मेरी बात? समझ में आ रही बात नहीं? तो प्रकृति का जो ये प्रकृति के अलग अलग जो बल हैं लग रहे हैं, विभिन्न पार्टिकल्स के बीच, विभिन्न कणों के बीच जो बल लग रहे हैं, यही प्रकृति का निर्माण कर रहे हैं। करने की नहीं कर रहे, ठीक। अच्छा, अगर यही बल प्रकृति का निर्माण कर रहे हैं और मुझे प्रकृति को जानना है, तो क्या मुझे सबसे पहले इन बलों को जानना आवश्यक है? समझ में आ रही बात? प्रकृति का निर्माण करने वाले कौन है? बल, ठीक है, ठीक। अगर मुझे प्रकृति को जानना है तो क्या मुझे इन बलों को जानना पड़ेगा, तभी मैं प्रकृति को जान पाऊंगा, अन्यथा मैं प्रकृति को नहीं जान सकता। क्लियर है ना मेरी बात? समझ में आ रही है बात? ठीक। अच्छा, तो प्रकृति को जानने के लिए इन बलों का अध्ययन हमने शुरू किया कि बताओ कितने टाइप के बल हैं। तो हमारे पास आपने 11th में पढ़े होंगे 4 प्रकार के बल होते हैं। मेनली कितने प्रकार के बल होते हैं? 4, ठीक है। तो उसमें आपने सबसे पहला बल जो वहां पर पढ़ा है वो आपने पढ़ा है गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल पढ़ा है? गुरुत्वाकर्षण बल।
गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? एक पिंड, पिंड भी बोल सकता हूं मैं द्रव्य को, एक पिंड या एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, ठीक है। और ये बल कैसा होता है? आकर्षण। प्रतिकर्षण का बल ये नहीं होता। तो गुरुत्वाकर्षण बल अपने आप में कैसा बल है? आकर्षण बल है, ठीक है। अच्छा, क्यों? अब इसका कारण क्या है? तो आपने वहां पर उसका कारण पढ़ा कि अगर इस पिंड के पास द्रव्यमान है, इस पिंड के पास द्रव्यमान है, ठीक, तो पक्का है कि ये पिंड इसको अपनी तरफ क्या करेगा? आकर्षित करेगा, यानी इस पे आकर्षण बल लगाएगा। ये आपने वहां पर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो गुरुत्वाकर्षण बल का जो कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का जो कारण होता है वो होता है द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान, ठीक है। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण बल का अगर कारण द्रव्यमान है तो क्या इस प्रकृति में केवल एक ही बल गुरुत्वाकर्षण बल है? ठीक है। जरा सोचो, सपोज कीजिए मैं क्या करता हूं कि ये जो डस्टर है, ये डस्टर, ठीक, इसका मैं यहां पर का एक परमाणु बना देता हूं। क्या बना देता हूं? यहां पर का एक परमाणु में यहां पर का बना देता हूं। तो आपको पता है कि परमाणु कैसा होगा? कुछ इस टाइप का होगा कि न्यूक्लियस होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा बीच में, ठीक, और इधर क्या चक्कर लगा रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे। फिलहाल एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? क्लियर है ना मेरी बात? अब जरा सुनो, क्या यहां पर हमारी पृथ्वी है? ये अगर मैंने ऐसा रखा हुआ है, ठीक, तो ये मेरी पृथ्वी है, एज्यूम कर सकते हैं। क्या ये मेरी पृथ्वी है? अर्थ है कि नहीं? अच्छा, अब सुनो मेरी बात, अर्थ के पास मास है, द्रव्यमान है, इस इलेक्ट्रॉन के पास भी द्रव्यमान है, इस प्रोटॉन के पास भी है कि नहीं? ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये हमारी धरती है, ठीक है। तो इसके पास भी द्रव्यमान है, इसके पास भी द्रव्यमान है, और इसके पास भी द्रव्यमान है, ठीक है ना। तो ये वाला जो पृथ्वी है, ये अपने द्रव्यमान के कारण इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगी, 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 ठीक। अच्छा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले प्रोटॉन को, क्या इनके बीच में आकर्षण बल लगेगा? द्रव्यमान के कारण। सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं अभी? द्रव्यमान के कारण लगेगा, पक्का? क्लियर है मेरी बात? अच्छा, ये वाला मास बहुत ज्यादा है, द्रव्यमान बहुत ज्यादा है कि नहीं? द्रव्यमान क्या है? ये बहुत ज्यादा है, ये वाला द्रव्यमान है कि? अच्छा, क्या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो बहुत कम होना चाहिए, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत छोटा है, और इसका द्रव्यमान भी बहुत छोटा है। समझ में आ रही बात? अब गुरुत्वाकर्षण बल जो है, ये तो निर्भर करता है द्रव्यमानों पर। किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमानों पर। हालांकि दूरी पर भी निर्भर करता है, लेकिन दूरी को मैं अभी कंसीडर नहीं कर रहा, ये बस मैं समझने के लिए बना रहा हूं आपको, ठीक है? क्लियर है मेरे पास? नए बल का जन्म कैसे हुआ, नया बल हमारे दिमाग में कैसे आया कि कोई नया बल भी हो सकता है, उसका मैं खाका बना रहा हूं आपके दिमाग में, ठीक है ना। जरा समझो, इसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है और इसका द्रव्यमान बहुत कम है। यहां इन इलेक्ट्रॉन और इस पृथ्वी के बीच कोई बल लग रहा है, और इन दोनों के बीच में आपस में कोई बल लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ठीक। अच्छा, अब हुआ क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये आकर्षित होना चाहिए इसकी तरफ, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। अच्छा, और ये प्रोटॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन से भारी होता है। प्रोटॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन से भारी होता है, और प्रोटॉन भी इस पे बल लगा रहा है, इधर की तरफ लगा रहा है कि लगा रहा है? और कीजिए, इसका द्रव्यमान मैं फिगर से आपको समझाता हूं। मान लीजिए इसका द्रव्यमान है 10, कितना है? 10, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 4, कितना है? 4, समझ में आया? और इस प्रोटॉन का द्रव्यमान है 6, कितना है? कोई प्रॉब्लम? देखो, इसका द्रव्यमान ज्यादा है, इसका बहुत कम है, और इसका इन दोनों के बीच में, कोई प्रॉब्लम? ठीक। अब मुझे ये बताओ कि अगर इसका द्रव्यमान ज्यादा है तो क्या इस इलेक्ट्रॉन को टूट के यहां आ जाना चाहिए था? क्यों? इन दोनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक, और इन दोनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा? ये वाला गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को टूट के यहां आना चाहिए था, आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? समझ में आ रही बात नहीं? लेकिन ये तो कहीं नहीं टूटा, समझ में आ रही? इसका कोई इलेक्ट्रॉन नीचे गिर रहा, क्या
कोई इलेक्ट्रॉन नीचे गिरा, अगर मैंने इसको ऐसा रख दिया और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये इसके इलेक्ट्रॉनों को नीचे की तरफ खींचना शुरू कर दे तो ये तो पिघल के ऐसा आ जाएगा नीचे। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है ना मेरी बात? लेकिन टूटता तो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई इनके बीच लगने वाला बल जो है, किनके बीच लगने वाला, इस प्रोटॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला जो बल है, क्या वो इस गुरुत्वाकर्षण बल से, इन दोनों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा शक्तिशाली है कि नहीं? लेकिन द्रव्यमान को देखते हुए ये शक्तिशाली लग तो नहीं रहा। मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये द्रव्यमान को देखते हुए नहीं है, ये इन दोनों के बीच जो लगने वाला बल है, ठीक है, अगर ये द्रव्यमान से हम इसको अलग नहीं कर पा रहे क्या आप इसको अलग? समझ में आए? द्रव्यमान की अगर बात की जाए तब तो कौन सा वाला बल, ये वाला बल, इस इलेक्ट्रॉन को यहां टूट के जाना चाहिए था, लेकिन इलेक्ट्रॉन टूट के आ नहीं रहा। समझ में आ रही बात? इसका मतलब यह है कि इन दोनों के बीच जो लगने वाला बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल तो नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर वो गुरुत्वाकर्षण बल होता तब तो क्या हो जाना चाहिए था, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से टूट के आ जाना चाहिए था नीचे। समझ में आ रही बात? ऐसा नहीं है कि इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता, ठीक है, लगता होगा, लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक, और ये वाला बल, अगर ये वाला बल ज्यादा है तो इसको टूट के यहां आना चाहिए था, नहीं टूट रहा। समझ में आ रही बात? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कुछ ज्यादा टफ हो रहा है? ज्यादा टफ तो नहीं हो रहा, ठीक। तो हुआ क्या कि इन दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल यहां पर विद्यमान, जिस बल की मैं बात कर रहा हूं, जिसने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को बांध के रखा हुआ है, इसका मतलब वो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं, कोई और बल है जो गुरुत्वाकर्षण बल से शक्तिशाली है। समझ में आ रही बात? ये बिल्कुल वही सिचुएशन है कि ये पार्टिकल अगर यहां चिपक गया ऐसा, बहुत सारे कण यहां चिपक गए, ठीक है ना, ठीक, तो ये जो बहुत सारे कण हैं इनको ब्लैक बोर्ड ने अपने पे पकड़ के रखा हुआ है, ब्लैक बोर्ड ने इनको पकड़ के रखा हुआ, क्या इनको पृथ्वी अपनी तरफ नहीं खींच रही है, लेकिन कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है क्या, नीचे? समझ में आ रही बात? इसका मतलब ये हुआ कि ब्लैक बोर्ड जो है इस कण पर ज्यादा बल लगा रहा है। समझ में आ रही बात? किसकी अपेक्षा? पृथ्वी की अपेक्षा। समझ में आ रही बात? क्लियर है मेरी बात? तो ब्लैक बोर्ड द्वारा इन कणों पर लगाया गया जो बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल तो नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात? तो यहीं से उत्पन्न होता है एक नया बल, यहीं से उत्पत्ति होती है किसकी? नए बल की, ठीक है ना, और उसको हम बोलेंगे वैद्युत बल। क्या बोलेंगे उसको? वैद्युत बल। समझ में आ रही बात? क्लियर है मेरी बात? अच्छा, बचपन से आप एक और चीज भी पढ़ते जा रहे हो कि सपोज कीजिए एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्या ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या फिर एक दूसरे को रिपेल करेंगे? एक दूसरे को दूर भगाएंगे। समझ में आ रही बात? अब गुरुत्वाकर्षण बल होता तो ये एक दूसरे को क्या करते? क्यों? गुरुत्वाकर्षण बल की केवल एक ही टेंडेंसी होती है, एक ही प्रवृत्ति होती है। क्या प्रवृत्ति होती है? आकर्षण की। प्रतिकर्षण की प्रवृत्ति तो नहीं होती, गुरुत्वाकर्षण बल होती है, ठीक। तो यहां से जन्म हुआ एक नए बल का, हमारे दिमाग में आया एक नया बल और उसका नाम हमने क्या रख दिया? वैद्युत बल। क्या नाम रख दिया उसका? वैद्युत बल। समझ में आ रही बात? अच्छा, ये जो वैद्युत बल है, सुनो, ये भी हमारे प्रकृति में हमें देखने को मिलता है, ठीक, और गुरुत्वाकर्षण बल भी प्रकृति में देखने को मिलता है। ये दोनों बड़े बल जो दिखते हैं हमें अपनी प्रकृति, ठीक। इसके अलावा दो और बल होते हैं, ठीक, उनके बारे में हम वहां रेडियो एक्टिविटी में पढ़ लेंगे आगे, जब हम रेडियो एक्टिविटी पढ़ रहे होंगे तो उसमें पढ़ लेंगे, ठीक है। दोनों बलों, फिलहाल आपको क्या समझना है? वैद्युत बल को समझना। क्यों? गुरुत्वाकर्षण बल आपने कहां पढ़ दिया? क्लास 11 में, ठीक है। अब आपको क्या समझना है? वैद्युत बल के बारे में, ठीक। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण बल का जो कारण था वो था द्रव्यमान। गुरुत्वाकर्षण बल का जो कारण था वो क्या था? द्रव्यमान का होना, ठीक है। किसी भी कण के पास द्रव्यमान का होना गुरुत्वाकर्षण बल का कारण है कि नहीं? ठीक। अच्छा, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन के पास भी द्रव्यमान है, प्रोटॉन के पास भी द्रव्यमान है, लेकिन मैंने क्या कहा? इनके बीच कौन सा बल है? वैद्युत बल है। गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, कौन सा बल है? वैद्युत बल। मैं जिस बल की बात कर रहा हूं उसकी बल, ठीक, वैद्युत बल है। तो क्या वैद्युत बल का कारण भी द्रव्यमान होना चाहिए? तो वैद्युत बल का कारण भी अगर द्रव्यमान है तब उसको वैद्युत बल क्यों बोल रहे? तो फिर से उसको गुरुत्वाकर्षण बल क्यों नहीं बोल रहे?
मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये हुआ कि वैद्युत बल का कारण द्रव्यमान नहीं हो सकता, बल्कि कुछ और होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? गुरुत्वाकर्षण बल का जो कारण है वो कौन है? द्रव्यमान। ठीक, वैद्युत बल का कारण, वैद्युत बल का कारण, तो वैद्युत बल का कारण क्या होनी चाहिए? कोई नई चीज होनी चाहिए। ठीक है ना? अब वो नई चीज क्या है? तो उस नई चीज का हमने क्या नाम रखा? आवेश। क्या नाम रखा उसका? आवेश नाम रखा। चार्ज, उसका नाम हमने रखा चार्ज। समझ में आ रही? क्लियर है मेरे बात? ठीक, वैद्युत बल का कारण आवेश। ठीक, अगर आपको गुरुत्वाकर्षण बल को समझना है तो सबसे पहले द्रव्यमान को समझना पड़ेगा। ठीक है ना? तो अगर वैद्युत बल को समझना है तो सबसे पहले किसको समझना पड़ेगा? आवेश को समझना। ठीक है ना? बिना आवेश को समझे आप वैद्युत बल को नहीं समझ सकते। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमें जाननी होती है कौन सी? आवेश। अब ये आवेश चीज क्या होती है? ठीक, तो आवेश के बारे में सुनो, दो चीजें या तीन चीजें। ठीक है? आवेश के बारे में पहली चीज, कभी ये आवेश खड़ा रहेगा, एक जगह पे स्थिर रहेगा। ठीक है? कभी ये आवेश क्या करेगा? एक निश्चित चाल से चलेगा, ये निश्चित वेग से चलेगा। ठीक है? और कभी ये आवेश जो है एक त्वरण से चलेगा, मतलब अपने वेग में क्या करेगा? परिवर्तन करेगा। ठीक है? तो तीन बार क्या बोला मैंने? आवेश या तो स्थिर है, या तो ये क्या चल रहा है? एक समान वेग से चल रहा है, या फिर ये अपने वेग में परिवर्तन करने लग जाए। ठीक है? मैं बताऊंगा आपको आवेश क्या चीज होती है, लेकिन पहले समझ लो कि आवेश कोई चीज है। अभी उसको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, मैं बताऊंगा आवेश क्या बोल रहा हूं। आवेश कोई चीज है, ये स्थिर भी हो सकती है, ये एक समान वेग से गतिमान भी हो सकती है। ठीक है ना? और अपने वेग में परिवर्तन कर सकती है। क्लियर है मेरी बात? आवेश। अच्छा, अब जब ये स्थिर अवस्था में है आवेश, ठीक है, तब फिजिक्स की जिस शाखा के अंदर हम इसका अध्ययन करते हैं उस शाखा को हम क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युतिकी। समझ में आएगा? तो स्थिर वैद्युतिकी क्या हुई? भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आवेशों का अध्ययन करते हैं जब वह आवेश किस में हो? स्थिर अवस्था में। ये कोई प्रॉब्लम? समझ में आई बात? क्लियर है? अच्छा, आवेश जब एक समान वेग से गतिमान हो, ठीक, तो उसका अध्ययन हम करते हैं वैद्युत चुंबकत्व में। किसका? कहां पर करते हैं? वैद्युत चुंबकत्व में। समझ में आ रही बात? क्लियर? और वो इसके बाद वाली यूनिट है आपकी। ठीक, अगर वो आवेश क्या हो जाए? अपने वेग में परिवर्तन करने लग जाए, तब वो अलग प्रॉपर्टी शो करता है, तब वो अलग गुण दिखाता है। ठीक, तो उन गुणों को वहां पर पढ़ेंगे आप। ठीक, तो उसको कहां पर पढ़ेंगे? विज्ञान की किस शाखा के अंदर पढ़ेंगे? तो उसको पढ़ेंगे आप किस में? वैद्युत चुंबकीय तरंगों में। किसमें पढ़ेंगे आप? वैद्युत चुंबकीय तरंगों में। तो ये जो पूरी बुक है आपकी, फर्स्ट बुक जो है, ठीक है ना, ये आवेश के बारे में है पूरी। ठीक, आवेश जब खड़ा है तो क्या पढ़ेंगे? स्थिर वैद्युत। ठीक, आवेश एक समान वेग से गतिमान है, तब क्या? वैद्युत चुंबकत्व। ठीक है ना? अच्छा, आवेश अपने वेग में परिवर्तन कर रहा है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में हम उसको पढ़ेंगे आगे। क्लियर है ना मेरी बात? ठीक, तो सबसे पहले तो हमें क्या पढ़ना है? स्थिर वैद्युतिकी पढ़नी है। और स्थिर वैद्युतिकी में हमें आवेश को क्या मानना है कि वो एक जगह पे क्या है? स्थिर है। लेकिन मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि आवेश है क्या चीज? सबसे पहले तो यही है सवाल कि आवेश है क्या चीज। तो सुनो, आवेश क्या चीज? देखो, कोई भी परमाणु जो आपका, देखो, कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, वो परमाणु से मिलकर बना होगा। कोई भी पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होगा। अब परमाणु, एक परमाणु का जो स्ट्रक्चर होता है, एक परमाणु का जो आकार होता है, उसको जरा ध्यान से देखो किस तरह का होता है कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। परमाणु के केंद्र में क्या होता है? नाभिक होता है। तो सपोज कीजिए इस नाभिक में 11 प्रोटॉन है। क्या है इसके अंदर? 11 प्रोटॉन। 11p दिखा दिया मैंने। ठीक है ना? तो क्या आपको पता है कि बाहर कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं?
कितने लगा रहे होंगे? 11 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे। अच्छा, विभिन्न विभिन्न कक्षाओं में वितरण आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, पढ़ा होगा। 11 प्रोटॉन है तो बाहर कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे? 11। ठीक है, तो 11 इलेक्ट्रॉन कैसे चक्कर लगाओगे? 11 का तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझते हो, 2 8 1 है कि नहीं? इस सोडियम का तो नहीं बनाया मैंने, सोडियम का बनाया है। ठीक, तो सपोज कीजिए 11 प्रोटॉन इसके अंदर और 2 यहां होंगे इलेक्ट्रॉन, 8 कहां होंगे? 8 और लास्ट वाले में 1 इलेक्ट्रॉन होगी। ऐसा होता सोडियम का। सोडियम का एक परमाणु कुछ इस तरीके का होता है। अब जरा ध्यान से देखो, मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि इस प्रोटॉन के पास एक गुण होता है। इस प्रोटॉन के पास क्या होता है? गुण होता है। और इस इलेक्ट्रॉन के पास भी एक गुण होता है। दोनों के पास एक गुण होता है। समझ में आ रहा है? प्रोटॉन के पास भी गुण होता है, इलेक्ट्रॉन के पास भी एक गुण होता है। बिल्कुल ऐसे जैसे द्रव्यमान होता है। मेरे पास द्रव्यमान है, आपके पास भी क्या है? द्रव्यमान है कि नहीं? द्रव्यमान दिखता है, दिखता तो नहीं है, लेकिन होता तो है ना, सबके पास होता है। इसी तरह से इस प्रोटॉन के पास भी एक गुण होता है, ठीक, और इस इलेक्ट्रॉन के पास भी क्या होता है? एक गुण होता है। लेकिन दोनों के पास सेम गुण होता, वही गुण, दोनों के पास सेम गुण होता, वही गुण। हमें नहीं पता वो क्या चीज होती है, समझ में आएगा? लेकिन होती दोनों के पास है। होती क्या है? दोनों के पास, दोनों के पास होती है, लेकिन इसके पास अलग टाइप की होती है और इसके पास बल्कि ये कहूं मैं कि विपरीत होती है। बिल्कुल क्या होती है? विपरीत। समझ में आएगा? इसके पास भी वो गुण है, इसके पास भी वो गुण है, लेकिन वो दोनों गुण, वो जो गुण है एक ही गुण है, वो इसके पास वो अलग टाइप का होता है और इसके पास वो अलग टाइप का होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? मैं नहीं जानता वो गुण क्या चीज है, लेकिन दोनों के पास विपरीत होता है। दोनों के पास क्या होता है? वो विपरीत होता है। क्लियर है मेरे पास? अच्छा, अब दोनों के पास विपरीत होता है तो मैं इन गुणों का नाम रख देता हूं। क्या रख देता हूं? इन गुणों का नाम रख देता हूं। ठीक है, क्या रख देता हूं? गुणों का नाम रख देता हूं। नाम कैसे रखा? तो गणित में हमारे पास एक चीज बड़ी सिंपल है। सिंपल कैसी है कि पॉजिटिव नेगेटिव, क्या ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है कि नहीं? तो क्यों ना मैं इन गुणों का नाम क्या रख दूं? एक का नाम पॉजिटिव और दूसरे का नाम नेगेटिव। ये ज्यादा बेटर रहेगा। मैं चाहता तो उन गुणों का नाम ए और बी भी रख सकता था, लेकिन ए और बी कहीं से एक दूसरे के विपरीत नजर नहीं आते क्या? है कि नहीं? लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव जो होती है वो एक दूसरे के विपरीत नजर आती है। तो क्यों ना मैं इन गुणों का नाम क्या रख दूं कि अगर प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या बोलूंगा मैं? ऋणात्मक गुण है। समझ में आया? प्रोटॉन के पास धनात्मक गुण है और इलेक्ट्रॉन के पास ऋणात्मक गुण है। समझ में आ रही बात? इस तरह से मैंने नाम रख दिया। हाँ, इलेक्ट्रॉन के पास अगर आप धनात्मक गुण बोलते हो तो प्रोटॉन के पास क्या बोलना पड़ेगा? ऋणात्मक गुण बोलना पड़ेगा। सीधी सी बात। समझ में आ रही बात? तो हमने रखे गुणों के नाम, तो हमने क्या रखा कि प्रोटॉन के पास कैसा गुण? धनात्मक गुण। कैसा गुण? वो इलेक्ट्रॉन के पास कैसा गुण? ऋणात्मक। समझ में आए? तो इन गुणों को, ये जो गुण है इनके पास, ठीक है ना, इन्हीं गुणों को हमने नाम दे रखा है आवेश। हमें नहीं पता होती क्या चीज है आवेश। समझ में आ रही बात? हमें यही नहीं पता कि ये होती क्या है आवेश। ठीक है, देखो कलर है ना, कलर किसी की प्रॉपर्टी है, गुण है ना, है कि नहीं? दिखता है ना कलर, दिखता है। आपको ये पता है ये कैसा कलर है? ग्रीन कलर है कि नहीं? तो आपको दिखता है कलर, लेकिन ये आवेश जो है ये आप देख नहीं सकते। समझ में आ रही बात? ये जब कुछ करेगा तब आपको पता लगेगा कि हाँ आवेश है। समझ में आ रही बात? बिल्कुल ऐसा जैसे सपोज कीजिए आपको पता है गुस्सा क्या चीज होती है। क्या आप गुस्से को देख सकते हो? गुस्से को देख तो नहीं सकते ना, होती क्या चीज है, कहां से आती है, पता ही नहीं है। कौन ऐसी चीज तो नहीं होती कोई कि देखी जा सके गुस्सा, है कि नहीं? वो तो तब पता लगता है जब वो क्या कर देता, कुछ तोड़ फोड़ देता कोई चीज, तब पता लगता है कि हाँ इसको गुस्सा आ गया, बोलते हैं ऐसा। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? लेकिन ऐसा तो नहीं है कोई चीज की गुस्से को पकड़ूं मैं, आज मैंने गुस्से को घर में छोड़ रखा है, इस तरह का कोई गुण तो नहीं है गुस्सा। समझ में आ रही बात नहीं? क्लियर है मेरी बात?
ठीक, तो इसी तरह से ये आवेश एक गुण है, इसके पास होता है, इसके पास भी होता है, ठीक है ना। शो करेंगे उसको, क्या करेंगे उसको प्रदर्शित करेंगे, देखना कैसे वो अलग बात है। आगे चलते मैंने क्या कहा कि प्रोटॉन के पास गुण है पॉजिटिव गुण, धनात्मक गुण, इलेक्ट्रॉन के पास कैसा गुण है, ऋणात्मक गुण, ठीक हो। अच्छा अब जरा सोचो, क्या इस पूरे परमाणु के पास जितना धनात्मक है गुण है उतना ही ऋणात्मक गुण है कि नहीं? क्यों? क्योंकि इसके पास अगर मैं बोलूं एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन के पास अगर एक धनात्मक गुण है तो 11 प्रोटॉन के पास कितना धनात्मक गुण हो गए? 11 धनात्मक हो गए। कितने हो गए ये पूरे के पूरे? 11 धनात्मक हो गए। 11 पॉजिटिव लिख दिया मैंने। अच्छा बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन है, तो कितना है? 11 ऋणात्मक। तो आपने बोला कि अभी इसके पास जो है, इस पूरे एटम की बात कर रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक समझ में आएगा? सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं। तो इसकी बात करने में मुझे क्या दिखा यहां से कि भाई इसके पास 11 पॉजिटिव गुण है, 11 धनात्मक गुण है और 11 कैसा गुण है? ऋणात्मक गुण। तो बताओ ये टोटल गुण कितना हुआ? कितना हुआ? 0। कितना हुआ? समझ में आएगा? तो 0 नहीं बोला जाता इसको, इसको बोला जाता है कि उदासीन है। कैसा है ये? क्या है ये? उदासीन। समझ में आ रही बात? क्लियर है? इसको क्या बोला जाता है कि परमाणु क्या होता है? वैद्युत रूप से उदासीन होता है। कोई भी परमाणु, कोई भी परमाणु सामान्य अवस्था में क्या होता है? वैद्युत रूप से उदासीन होता है। उदासीन बोलने का मतलब यह है कि उसपे जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या है? इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण जितना पॉजिटिव आवेश है उतना ही नेगेटिव आवेश है। समझ में आई? तो हम उसको क्या बोलते थे कि परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? समझ में आ रही बात? या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस पूरे परमाणु पर कोई भी आवेश नहीं, कोई भी आवेश। समझ में आ रही बात? ऐसा नहीं, आवेश तो है उसमें, देखो 11 पॉजिटिव है लेकिन 11 नेगेटिव है। लेकिन आवेश की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं नेट की। इसकी बात करते हैं नेट की, कुल की। किसकी बात करते हैं? कुल की। तो कुल आवेश कितना है इसमें? 0। यानी आप क्या बोलोगे उसको? उदासीन। क्या बोलेगे उसको? समझ में आई बात? कोई प्रॉब्लम? अच्छा अब होता क्या है कि सपोज कीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहां से वापस चला गया। क्या हो गया? ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, बाहर चला गया, ठीक है। किसी से इसने अभिक्रिया कर दी, सपोज कीजिए सोडियम है, यहां क्लोरीन लाए। क्लोरीन को तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, उसके अंतिम कक्षा में 7 होते हैं, 2 8 7 17 होता है उसका परमाणु। होता है 2 8 7 होता है कि नहीं होता है? चलो मैं दिखा देता हूं आपको। यहां पर क्लोरीन मिला लेते हैं। क्लोरीन कैसे? क्लोरीन में कितने प्रोटॉन? 17, ठीक है। और बाहर कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं? 2 8 7 घूम रहे होते हैं। ये रहे 2, उसके बाद 3 4 उसके बाद 7 हो गया। ये 2 8 7। ऐसा कोई प्रॉब्लम? ठीक। ये 7 है, ये अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। क्या ये इलेक्ट्रॉन इससे लेगा? लेगा। तो सपोज कीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहां से भाग के कहां चला गया? इधर चला गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन भाग के कहां चला गया? इधर चला गया, ठीक है। पहले क्लोरीन कैसा था? जरा ध्यान से देखना। अभी इस पे इलेक्ट्रॉन नहीं आए, 17 पॉजिटिव थे, 17 नेगेटिव थे। ये भी न्यूट्रल था, उदासीन था ये पूरा का पूरा। समझ में आई बात? इसमें कोई आवेश नहीं था। तो जब जिसमें कोई आवेश नहीं होता उसको हम ऐसा लिखते हैं। देखो इसमें कोई आवेश दिखा रखा मैंने ऊपर, धन ऋण कुछ दिखा रखा? कुछ नहीं दिखा रखा। इस पे देखो तो कोई आवेश दिखा रखा है, सोडियम लिख दो इसको। कोई आवेश दिखा रखा है? कोई आवेश नहीं है, ठीक है। अच्छा जब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, जब क्या हो जाता है? इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो जरा इसकी स्थिति ऊपर गौर करना, जरा बताना मुझे कितने? 11 पॉजिटिव। अच्छा इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? कितने हो गए? तो 10 नेगेटिव। अब बताओ जरा कितना होगा? कितना हो गया? 1 पॉजिटिव। कितना हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस परमाणु पे कितना पॉजिटिव आवेश आ गया? 1 पॉजिटिव आवेश। समझ में आ रही बात? आगे भी नहीं आ गया? अच्छा तो अब मैं इसको ऐसे न लिख के कैसे लिखूंगा? Na 1 पॉजिटिव, Na 1 पॉजिटिव। देखो समझ में आ रही बात? ये इसकी अब की स्थिति है, पहले की स्थिति इसके ऊपर कोई आवेश नहीं था।
समझ में आएगा? अच्छा, क्या ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने लिया? ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने लिया। अब बताओ इसके पास कितना आवेश? 17 प्रोटॉन, यानी 17 पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18 नेगेटिव। कितने हो गए बताओ? क्या -1? कितना हो गया? -1 चार्ज। किस में आए -1 चार्ज? क्लोरीन। तो ऐसा कर दो, क्लोरीन माइनस, तो सोडियम पॉजिटिव का हो गया, क्लोरीन किसका हो गया? नेगेटिव का हो गया। और पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं कि नहीं करते? और आकर्षित करके ये उदासीन हो जाएंगे, क्योंकि इसके पास एक पॉजिटिव और इसके पास एक नेगेटिव है। तो जब सोडियम पॉजिटिव किससे इंटरेक्शन करेगा? क्लोरीन के एक नेगेटिव से इंटरेक्शन करेगा, तो ये दोनों मिलके क्या कर देंगे? NaCl बना देंगे। क्या इस तरह का बनता है? मेरी बात समझ में आ रही है? ये बात आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, लेकिन आवेश समझ में आ रहा है यहाँ से? किस तरह से किसी वस्तु पर आवेश आया? इस वाले परमाणु पर आवेश कैसे आया? जब इससे इलेक्ट्रॉन निकला। अच्छा, इस पर इलेक्ट्रॉन आया, तब भी इस पे आवेश आया कि नहीं आया? समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो जरा ध्यान से देखना, अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर कैसा आवेश आता है? देखो तो आ रहा है। और अगर कोई परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण करता है। इससे ग्रहण किया था इसने, ठीक, तो कौन सा आवेश आता है? ऋण आवेश आता है। मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरह से हमने क्या समझा कि आवेश क्या चीज है? आवेश किसी वस्तु पर क्या है? या तो इलेक्ट्रॉनों की कमी है या फिर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। देखो तो इस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है कि अधिकता? क्या है इस पे इलेक्ट्रॉनों की? और इस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी। तब बोल रहे ना हम आवेश। समझ में आ रही? पहले तो नहीं थी ना इलेक्ट्रॉनों की कमी। समझ में आ रही बात? इलेक्ट्रॉनों की कमी मतलब जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही बात? ये कमी नहीं है। कमी कब आएगी? जब प्रोटॉनों के बराबर नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही बात? कमी कब आएगी? जब प्रोटॉनों के बराबर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तब कमी आएगी। समझ में आ रही बात? या अधिकता आएगी। मेरी बात समझ में आएगी? अच्छा, अगर किसी परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है तो उस पर कैसा आवेश है? प्रोटॉनों से ऋण आवेश है। अच्छा, अगर किसी परमाणु पर प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है प्रोटॉनों से, तब उस पर कैसा आवेश? कैसा आवेश आएगा? क्लियर है मेरी बात? समझ में आया? ठीक, तो किसी भी वस्तु पर या किसी भी परमाणु पर आवेश कैसा आता है ये आपको पता लगा? समझ में आया? लेकिन आवेश है क्या चीज? तो आवेश तो इसका गुण है। किसका गुण है? इसका गुण है, इसके पास होता है कि नहीं होता है? अच्छा, आवेश इसका गुण है, इसका गुण है, ठीक, तो इनको हम बोलते हैं मूलभूत कण। क्या बोलते हैं इनको? मूलभूत कण बोलते हैं। क्या बोला जाता है इनको? मूलभूत का मतलब वो होता है जिनसे बाकी चीजें बनी। मूलभूत का मतलब क्या होता है? जिनसे बाकी चीजें बने। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन्हीं सब से मिलकर बने हुए, तो इनको बोला जाता है मूलभूत कण। क्या बोला जाता है इनको? मूलभूत कण। तो मूलभूत कणों का गुण, आवेश क्या है? मूलभूत कणों का गुण है, वो रखते हैं उसको अपने पास। समझ में आ रही? जिसके कारण देखो आवेश, पहले देखो जब ये Na था और जब ये Cl था तब तो नहीं जुड़ रहे थे आपस में, तब भी जुड़ रहे थे आपस में, ठीक। लेकिन जब आवेश आया तब इन्होंने एक दूसरे पे क्या लगाया? बल लगाया कि नहीं लगाया? और जुड़ गए आपस में, ठीक। तो आवेश क्या हुआ? आवेश मूलभूत कणों का वह गुण होता है जिसके कारण, ठीक, वह क्या करता है? दूसरे कणों को क्या करता है? अपनी तरफ आकर्षित करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? या अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि आवेश किसी पदार्थ का मूलभूत कणों का बोलूं, चाहे किसी पदार्थ का गुण हो सकता है पदार्थ का गुण। सीधी सी बात है, पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ? इनसे मिलकर बना हुआ। समझ में आया? इनका गुण है तो उस गुण को कौन प्रदर्शित करेगा? वो पूरा का पूरा पदार्थ प्रदर्शित करेगा, ठीक। तो ये किसका गुण भी है? पदार्थ का गुण भी है। समझ में आ रही बात? तो आवेश क्या होता है? किसी पदार्थ के मूलभूत कणों का गुण या किसी पदार्थ का गुण, ठीक हो गया? कुछ भी लिख सकते हो आप। अच्छा, पदार्थ का गुण होता है जिसके कारण वह दूसरे पदार्थ को क्या करता है? अपनी तरफ आकर्षित या प्रतिकर्षित भी कर सकता है। क्या कर सकता है? प्रतिकर्षित भी कर सकता है, आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है। समझ में आएगा? तो ये चीज आवेश है।
कुल मिलाकर आपने क्या समझा, आपने ये समझा कि आवेश असल में चीज क्या है, किसी भी वस्तु पर अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, समझ में आएगा, तो उसके हिसाब से उस पर आवेश होगा। ठीक, उस पर धनात्मक कब होगा, उस पर ऋणात्मक कब होगा, ये सब आपको समझ में आ गया। मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तो आवेश की परिभाषा खत्म। अब आगे देखिए, समझ में आया? अच्छा, आगे देखिए। अब इन आवेशों के बारे में पढ़ना, ये आवेश है क्या चीज, क्या क्या करता है, इसका थोड़ा सा और इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा, एक जो पहला प्रॉपर्टी है इसकी आवेश तो खुद ही एक प्रॉपर्टी, खुद ही एक गुण है, तो मैं ऐसा बोलना भी उचित नहीं समझता इसको कि भाई आवेश के गुण, आवेश तो खुद ही एक गुण है, तो गुण का गुण कैसा होगा, है कि नहीं? तो मैं इसको ऐसा बोलता हूं कि आवेश के बारे में और चीज है, आवेश के बारे में और चीज है, ठीक है ना? तो आवेश के बारे में पहली चीज जो है कि समान आवेश, ये समान आवेश है क्या, ये भी समान आवेश है, देखो ये समान आवेश है, ये भी समान आवेश है, ठीक। तो समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ये इसने इस पे बल लगाया इधर की तरफ और इसने इस पे बल लगाया इधर की तरफ, एक दूसरे को क्या कर दिया, प्रतिकर्षित कर दिया। ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, करेंगे, ठीक। और विपरीत आवेश क्या होते हैं, विपरीत आवेश ये है, देखो तो ये विपरीत आवेश है, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये आवेश के बारे में पहला कथन जो आपको याद रखना, ठीक है, ये तो आप बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, ठीक, और विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्लियर है मेरे, ठीक। अगली चीज, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न नष्ट किया जा सकता है, इसे बोलते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। क्या बोलते हैं, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न नष्ट किया जा सकता है, इसको बोला जाता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। बिल्कुल ऐसा ही जैसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। हाँ, इसको एक से दूसरे में ट्रांसफर किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है एक से दूसरे, है कि समझ में आएगा? जरा ध्यान से देखना, सपोज कीजिए कि मेरे पास आवेश है, यहां पर कोई एक वो ले लेता हूं, एक बर्तन ले लिया मैंने, क्या ले लिया, बर्तन ले लिया, और इस बर्तन के अंदर मेरे पास दुनिया भर की बॉल है, बहुत सारी बॉल, 1 2 3 4 5, ठीक हो, बहुत सारी क्या है मेरे पास, बॉल है, ठीक। बार बार ये एग्जांपल देता हूं, ये बेटर लगता है, देखो जरा। सपोज कीजिए इस पे आवेश है 2 पॉजिटिव, ठीक है, इस पे आवेश है 3 नेगेटिव, इस पर आवेश है 4 पॉजिटिव, इस पर आवेश है 6 नेगेटिव और इस पर आवेश है 5 पॉजिटिव। इस तरह से इस पे आवेश इस बर्तन के अंदर, समझ में आ गया? क्लियर? ये सिर्फ समझने की दृष्टि से, ताकि समझ जाए, ठीक है। ये बर्तन है, इसके अंदर इतनी सारी बॉलें हैं, बॉल है, हर बॉल पे आवेश है और हर बॉल पे आवेश मैंने आपको क्या कर रखा है, दे के रखा हुआ, ठीक है। अब क्या क्या मैंने इस बर्तन को हिलाया है ऐसा, ठीक है, क्या कर दिया, इस बर्तन को हिलाया। बर्तन को हिलाने की वजह से बॉलों में अंदर क्या होगा, टकराव होगा, एक दूसरे से टकराएंगे, समझ में आए? तो एक से दूसरे में आवेश जा सकता है, जा सकता है कि जा सकता है, एक से दूसरे में क्या गया, आवेश, ये गया आवेश। तो ये जब हिलाने के बाद, ठीक है ना, इस बर्तन को ऐसा हिलाया, ठीक, उसके बाद आवेश एक से हो सकता है, ये इससे टकरी हो, ये इससे टकरी हो, ये इससे टकरी हो, कोई भी किसी से भी टकर सकता है, मुझे नहीं पता कौन किससे टकर, ठीक है, लेकिन टकरी है दूसरे, ठीक है। तो एक से दूसरे में क्या हो सकता है, आवेश का स्थानांतरण हो सकता है, ठीक। आवेश का स्थानांतरण होने की वजह से 1 2 3 4 5, बाद में मैंने क्या देखा कि इन पे आवेश, मान लीजिए इस पे आ गया 6 नेगेटिव, कितना आ गया, इस पे आ गया 4 पॉजिटिव, इस पे आ गया 8 पॉजिटिव, इस पे आ गया 9 नेगेटिव, इस पे आ गया, इस पे नहीं पता, इस पे नहीं पता, तो बताओ इस पे कितना आवेश आया होगा। देखो आपके पास कितना आवेश है इस बर्तन के अंदर, टोटल बताओ, चार्ज कितना है टोटल, बताना कितने पॉजिटिव है, 4 और 2 6 और 5
11 कितने हैं 11 पॉजिटिव और कितने नेगेटिव है 9 नेगेटिव। बताओ कितना 3 पॉजिटिव कितना पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव। हाँ 2 पॉजिटिव। तो 2 पॉजिटिव आवेश है आपके पास। इस पूरे बर्तन के अंदर 2 पॉजिटिव आवेश है। तो पूरे बर्तन के अंदर कहीं से बाहर से आवेश आएगा बाहर से तो कहीं से नहीं आया आया कहीं से ठीक। अंदर से कहीं उत्पन्न होगा आवेश अंदर से उत्पन्न होता है आवेश कहीं से रहेगा तो 2 पॉजिटिव ना कितना रहेगा इस बर्तन के अंदर 2 पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब इन सबका सम कितना होना चाहिए 2 पॉजिटिव। क्यों एक से दूसरे में स्थानांतरित हो जाए लेकिन टोटल कितना रहेगा हमेशा 2 पॉजिटिव तो रहेगा। एक से दूसरे में आवेश स्थानांतरित होगा। सपोज कीजिए ये 8 पॉजिटिव है कितना है ये 8 पॉजिटिव है ये ठीक। तो भाई ये इसके पास 8 पॉजिटिव है तो जब ये मान लीजिए अगर इसको देता है तो मेरे पास जितना उतना ही तो देगा ये कहीं बाहर से ले आएगा और ठीक। 6 पॉजिटिव दे सकता है ये इसको दे सकता है 7 पॉजिटिव दे सकता है 8 पॉजिटिव भी दे सकता है इसको उसके पास उतना है लेकिन 9 पॉजिटिव दे सकता है ये दे सकता है ये इसको 9 पॉजिटिव दे सकता है 8 से ज्यादा तो नहीं दे सकता। मेरी बात समझ में आ रही है क्लियर है ना मेरी बात। तो इसका इसमें चला जाएगा इसका किस में चला जाएगा इसमें चला जाएगा लेकिन इन दोनों का जो टोटल रहेगा वो क्या रहेगा हमेशा सेम रहेगा कि नहीं सर। तो एक से दूसरे में स्थानांतरित हो सकता है। अब जरा ध्यान से देखना कितने पॉजिटिव है ऊपर कितने हैं 8 और 4 तो 12 पॉजिटिव और नेगेटिव कितने हैं कितने हैं 15 नेगेटिव। बताओ कितना हुआ टोटल कितना हुआ -3। तो -3 को कितना बनाना है पॉजिटिव कितना बनाना है कितना होना चाहिए पॉजिटिव 5 कितना होना चाहिए पॉजिटिव का अगर इसमें पॉजिटिव का 5 आ गया तो देखो टोटल अब कितना हुआ -3 हो गए प्लस कितना हुआ +2 हो गया 2 पॉजिटिव टोटल। फिर बात समझ में आ रही है आवेश एक से दूसरे में स्थानांतरित हो जाएगा लेकिन कुल जो आवेश होगा वो क्या होगा सेम होगा कि नहीं होगा। एक से दूसरे में स्थानांतरित हो जाएगा 2 कॉपी इसके पास 2 कॉपी उसके पास 2 कॉपी उसके पास 2 कॉपी उसके पास 2 कॉपी सबके पास 2 कॉपी। समझ में आई बात कितनी कॉपी सबके पास 2 कॉपी। कितने बच्चे यहाँ पर कितने 12 कॉपी कितनी भी टोटल 24 टोटल कॉपी कितनी सबके पास 2 है कितनी कॉपी 24 कॉपियां। मैं बाहर गया तुमने एक दूसरे पे मारनी शुरू कर दी स्थानांतरित हुई इधर से उधर स्थानांतरित हुई ठीक वही 2 कॉपी बाकी तुम्हारे पास कुछ नहीं। समझ में आया एक से दूसरे में स्थानांतरित हो सकता है इसके पास 5 हो सकती है कि नहीं इसके पास 3 हो गई ठीक तो किसी के पास कम भी तो हुई होगी। मेरी बात सुन टोटल जो कॉपियों की संख्या है वो कितनी रहेगी कहीं बाहर से आई क्या कॉपियां। मेरी बात समझ में आ रही है। तो यही चीज सेम चीज ये एक दूसरे को आवेश स्थानांतरित कर रहे हैं यहाँ पर। समझ में आ रही बात क्या लेकिन जो टोटल आवेश है वो तो वही रहेगा जो पहले था। समझ में आ रही बात क्या। इसका मतलब क्या हुआ ना तो आपने आवेश को उत्पन्न किया और ना आपने आवेश को नष्ट किया। कहीं और से आया क्या आवेश अगर और आता कहीं आवेश तो क्या ये 2 पॉजिटिव रहता फिर रहता क्या अगर नष्ट होता आवेश तो क्या ये 2 पॉजिटिव रहता लास्ट में नहीं रहता। मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये मतलब है कि इस पूरे ब्रह्मांड का जो कुल आवेश है पूरे ब्रह्मांड का जो कुल आवेश वो क्या है नियत है। क्या है वो समझ में आ रही बात नहीं ठीक। बस एक से दूसरे में क्या होता रहता है स्थानांतरित होता है। जब उसके पास ज्यादा चला गया तो मेरे पास कम भी तो। मेरी बात समझ जैसे आपने सोडियम का देखा 1 इलेक्ट्रॉन इधर गया था वापस गया था अगर उस पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो कहीं बढ़ा भी तो कहां बढ़ा क्लोरीन के पास बढ़ा। समझ में आ रही बात। तो अगर क्लोरीन पहले क्या था उदासीन था क्या था वो उदासीन था अगर उस पे एक कौन सा चार्ज आया था क्लोरीन कौन सा चार्ज आया था नेगेटिव चार्ज आया था। तो अगर उस पे एक नेगेटिव चार्ज आया तो कहीं एक नेगेटिव चार्ज कम भी तो हुआ। मेरी बात समझ में आ रही आया कि नहीं आया। तो टोटल चार्ज हमेशा क्या रहता है संरक्षित रहता है। कुल आवेश क्या रहता है संरक्षित रहता है। इसी को हम बोलते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। मतलब कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसको नष्ट किया जा सकता है। क्लियर है मेरी बात।
समझ में आ रही है? इसके अलावा आवेश के संरक्षण के कई ऐसे उदाहरण हैं, ठीक है, जैसे युग्म उत्पादन हो गया, युग्म विनाशीकरण हो गया, ठीक। इसके अलावा काफी एग्जाम्पल है, लेकिन आप क्या समझ में आ गई मेरी बात? समझ में आई? ठीक। ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। अगली चीज देखिए, अभी तक हमने क्या समझा कि सपोज कीजिए किसी वस्तु पर आवेश आया 2 पॉजिटिव, किसी वस्तु पर आवेश आया 2 पॉजिटिव, ये हमने सीखा है, ठीक। और किसी वस्तु पे आवेश आया मान लीजिए 2 नेगेटिव, कितना आया? 2 नेगेटिव। अगर किसी वस्तु पर 2 पॉजिटिव आवेश आया, ठीक, तो क्यों आया? इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले होंगे, त्यागे होंगे इसने, तभी तो इसमें 2 पॉजिटिव आवेश आया। पॉजिटिव आवेश कब आता है किसी भी चीज पर? जब क्या करता हो, इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, ऋण को छोड़ देता है, तो उसमें धन है। समझ में आई बात? ठीक। अच्छा, ऋणात्मक आवेश क्यों आता है किसी चीज पर? जब वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। धनात्मक आवेश जो पॉजिटिव आवेश है प्रोटॉन की वजह से होता है। धनात्मक आवेश किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन की वजह से होता है, ठीक है ना? तो ये नहीं बोलना कभी कि प्रोटॉन आया इस पे। समझ में आई बात? आवेश को, जब आवेश अगर किसी वस्तु में है तो उसका जिम्मेदार कौन है? इलेक्ट्रॉन। कौन है उसका जिम्मेदार? समझ में आएगा? इलेक्ट्रॉन ही एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होते हैं, प्रोटॉन स्थानांतरित नहीं होते एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है? प्रोटॉन स्थानांतरित क्यों नहीं होते? एक तो वो नाभिक में होते हैं, कहां होते हो? नाभिक के अंदर होते हैं, और नाभिक के अंदर होते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रॉन से काफी भारी होते हैं। क्या होते हैं? भारी होते हैं, और वहां नाभिक के अंदर वो प्रबल नाभिकीय आकर्षण बलों से बंधे हुए होते हैं, तो उन्हें उनकी जगह से हटाना बहुत मुश्किल है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आया? प्रोटॉन कहीं नहीं जाते, जाते कौन है? इलेक्ट्रॉन। कौन जाते हैं हमेशा? इलेक्ट्रॉन। बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाया, ठीक, तो उनको उनकी जगह से हटाना क्या है? आसान है, ठीक है? क्लियर है मेरी बात? ठीक। तो प्रोटॉन कहीं नहीं जाते। किसी वस्तु पर आवेशों के लिए जिम्मेदार कौन है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। कौन है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। अगर उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है प्रोटॉनों से, ठीक, तो उस पर कैसा आवेश आएगा? धनात्मक। और अगर उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है प्रोटॉनों से तो ऋणात्मक आवेश आएगा। क्लियर है मेरी बात? समझ में आया? अच्छा, लेकिन ये मैंने कहा कि भाई 2 पॉजिटिव आवेश है और 2 नेगेटिव आवेश है, तो क्या मैं उसको उतना ही रहने दूं कि 2 पॉजिटिव बोलो 2 नेगेटिव बोलो? क्या इसका कोई क्वांटिटी नहीं है, मान नहीं है क्या? कोई फिक्स मान? एक इलेक्ट्रॉन पे क्या एक नेगेटिव आवेश होता है, तो क्या मतलब है ऐसा? कितना आवेश? कुछ तो होता होगा उस पर आवेश, ठीक है? कुछ तो होता होगा, एक ही हुआ क्या वो टोटल? देखो, तो इसको हम किसने दिया? आवेश का क्वांटमीकरण। क्या बोलते हैं इसको? आवेश का क्वांटमीकरण। किसी पर कितना आवेश है इस पर, या किसी वस्तु पे कितना आवेश हो सकता है, ठीक है? देख रहे हैं ध्यान से। अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी वस्तु पर 2 नेगेटिव आवेश है, तो आपने क्या बोला कि इस पर 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी है कि अधिकता है? क्या है ये? 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। क्या है ये? 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी। 2 चीजें हैं ये अलग अलग। 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी, 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, ठीक हो? लेकिन ये आवेश कितना हुआ? ये 2 पॉजिटिव होता कितना है और ये 2 नेगेटिव होता कितना है, ठीक है? 2 इलेक्ट्रॉन है ये, और ये कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। ये कैसे इलेक्ट्रॉन है? त्यागे गए। ये कैसे है? ग्रहण किए। बस इतना अंतर है, ठीक। फिर कितना? अब जरा ध्यान से देखना, तो उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे? आवेश का क्वांटमीकरण। क्या पढ़ेंगे इसके लिए? आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण क्या बोलता है? सुनो, किसी वस्तु पर आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश के पूर्णांक गुणज के बराबर होता है। आपको ज्यादा कुछ इसमें ध्यान देने वाली बात नहीं है, सुनो मेरी बात। सीधा सिंपल सा रूल याद रखो, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, क्या बोला मैंने? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। किसकी बात की? एक इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेगेटिव का होता है कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आवेश का मात्रक है कूलम,
ये किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है। ये कूलम क्या है? कूलम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना आवेश होता है। समझ में आया? ठीक। अच्छा, एक प्रोटॉन पर आवेश, एक प्रोटॉन पर आवेश, मैंने क्या कहा था कि दोनों पर आवेश बराबर होता है, लेकिन सिर्फ क्या चेंज होता है? विपरीत। सिर्फ क्या चीज होगा? विपरीत। तो इसका मतलब प्रोटॉन पे आवेश होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। कैसा वाला? पॉजिटिव। तो इस पे धनात्मक आवेश है, इस पे समझ में आ रही बात? अब जरा ध्यान से देखना कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पे इतना आवेश है, इतना, तो बताओ दो इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होगा? 2 इंटू ये E कितना है? E का मतलब इसको E से दिखाते हैं हम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश को किससे दिखाते हैं? E से। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो E की जगह कितना रखोगे? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये तो 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। माइनस का कि प्लस का? हो जाएगा। समझ में आया क्या? एक इलेक्ट्रॉन पे अगर इतना आवेश है तो दो इलेक्ट्रॉन पे निकाल सकते हो, 3 इलेक्ट्रॉन पे निकाल सकते हो, 4 पे निकाल सकते हो, 5 पे निकाल सकते हो, 100 पे निकाल सकते हो। समझ में आ रही? अच्छा, 2 का निकाल रहे तो 2 का गुणा कर रहे इससे, 3 का निकाल रहे तो 3 का कर रहे, 4 का, 5 का। समझ में आ रही बात? मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाता है कि किसी वस्तु पर आवेश Q, आवेश को किससे दिखाएंगे भाई? Q से। याद रखो इनको, आवेश को दिखाएंगे किससे? Q से। बिल्कुल ऐसे जैसे लंबाई को L से दिखाते हैं, द्रव्यमान को M से दिखाते हैं, आवेश को किससे दिखाया जाता है? Q से। सिंबल दे दिया हमने उसको। बार बार कौन लिखेगा? आवेश आवेश आवेश। तो हमने सिंबल दे दिया क्या? Q। क्या दे दिया? Q। अच्छा, तो किसी वस्तु पर आवेश जो होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का गुणा तो होगा ही होगा। किस में होगा गुणा? जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने क्या होंगे? जैसे मैंने कहा कि 5 इलेक्ट्रॉनों में कितने आवेश है, तो आपने क्या किया? 5 का गुणा किया किसके साथ? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये E क्या चीज है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। माइनस कर लो, प्लस कर लो। समझ में आ रही बात? समझ में आया? क्लियर है मेरी बात? अगर मैंने कहा कि 6 इलेक्ट्रॉनों पे कितना आवेश, तो आप 6 का गुणा करोगे ना इसके साथ, तो n की जगह कितना रखोगे? 6। समझ में आएगा? अगर मैं आपसे कहूँ कि 100 इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश है, तो n की जगह कितना रखोगे? तो असल में ये n है क्या चीज? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या चीज है कि नहीं? n क्या चीज है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और ये Q क्या चीज है? आवेश। Q क्या चीज है? ये है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। समझ में आया? और ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी हो सकती है भाई? या तो 1 होगी, या 2 होगी, या 3 होगी, या फिर 4 होगी, 5 6 7 8 9 होगी। ऐसा तो नहीं होगा ना कि 1.5 ऐसा होगा? एक इलेक्ट्रॉन और आधा इलेक्ट्रॉन, और आधा इलेक्ट्रॉन हो सकता है? इलेक्ट्रॉन इतना छोटा कण है, उसको भी तोड़ोगे? मेरी बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता। ये मूलभूत कण है। कैसा कण है ये? मूलभूत। इसको नहीं तोड़ा जा सकता, बेसिक है। समझ में आया? ऐसा नहीं हो सकता कि एक इलेक्ट्रॉन और आधा और दे दो, एक टुकड़ा वही छोड़ दिया, आधा इलेक्ट्रॉन दे सकते हो ऐसा? आएगा तो पूरा आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है मेरी बात? अब जरा ध्यान से देखना, तो किसी वस्तु पर आप अपनी मन मर्जी का आवेश नहीं दे सकते। क्या नहीं कर सकते? किसी भी वस्तु को अपनी मन मर्जी का आवेश दे सकते हो। जैसे सपोज कीजिए मैंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश? माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। कितना रखा आपने यहाँ n की जगह? 1। कितना रखा? 1 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। सेम चीज आई। अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए कितना आवेश हो जाएगा? हाँ, कितना हो जाएगा? 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का। ठीक। 3 इलेक्ट्रॉनों पे कितना आवेश हो जाएगा? 3 का गुणा कर देंगे इसके पास, 16 का पहाड़ा पड़ता जाओगे। 16 का पहाड़ा तो पढ़ोगे। 16 एकम 16, 16 दूना 16 तिया 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस। समझ में आया? 3 का गुणा किया किसके साथ? इसके साथ, इसके साथ। Q बराबर 4 का गुणा, बताओ 16 चौको यानी 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस। जरा ध्यान से देखना, एक इलेक्ट्रॉन मैंने किसी वस्तु को दिया। क्या दिया? एक इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु को दिया, तो उसपे कितना आवेश आ जाएगा? आ जाएगा। समझ में आया? अगर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दिए किसी वस्तु को,
सीधा 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19। लेकिन नहीं, मुझे तो चाहिए 2 इंटू 10 टू द पावर -19। किसी वस्तु पे आवेश इतना चाहिए, दे सकता हूँ क्या? दे सकता हूँ? क्यों? -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 के बाद सीधा कितना पड़ रहा? सीधा 3.2 दे पा रहा हूं। क्या ये बीच के भी दे पा रहा हूं? 1.7, 1.8, 1.9 दे पा रहा हूं? नहीं दे पा रहा हूं। तो किसी भी वस्तु का आप अपनी मन मर्जी का आवेश नहीं दे सकते। समझ में आया बात? क्लियर है मेरी बात? ठीक। तो ऐसा नहीं बना हुआ कि ये पैकेट बने हुए। क्या बने हुए? पैकेट। कि पहला इलेक्ट्रॉन दिया तो इतना पैकेट दे दिया आपने सीधा। मेरी बात समझ में आई? दूसरा इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो 2 पैकेट दे दिए, नहीं दे? तीसरे इलेक्ट्रॉन दिया तो 3 पैकेट दिए, चौथा इलेक्ट्रॉन दिया तो कितने आवेश के कितने पैकेट दे दिए? 4 पैकेट। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? और एक पैकेट कितने का है? एक पैकेट कितने का है? तो इन्हीं पैकेटों को बाद में क्वांटा बोलते हैं। क्वांटा का मतलब छोटे छोटे पार्ट में, क्वांटा का मतलब छोटे छोटे पार्ट। समझ में आएगा? तो छोटे छोटे पार्ट में आवेश दे सकते हैं। ऐसा नहीं दे सकते कि मैं अपनी मन मर्जी से कुछ भी दे पाए। एक पैकेट इतने का बना हुआ फिक्स, कितने का बना हुआ? इतने का बना हुआ। ठीक। अब दूसरा पैकेट उतने का ही बना हुआ। मेरी बात समझ में आ रही? तो जब 2 दिया तो एक पैकेट दोगे, 2 पैकेट दोगे पूरा का पूरा। समझ में आ रही बात? उसके ऐसा तो नहीं ये पैकेट फाड़ दिया, इसमें से थोड़े निकाल के दे दिया बाइक में। इलेक्ट्रॉन को तो नहीं तोड़ सकते ना ऐसे। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है मेरी बात? तो किसी वस्तु को आवेश, किसी वस्तु पर आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्णांक गुणज होता है। समझ में आ रही बात? कि पूर्णांक गुणज मतलब 1 2 3 4। समझ में आ रही बात? अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा? पता कैसे चलेगा कि इतना आवेश नहीं हो सकता किसी वस्तु पर? तो देखो जैसे मैंने आपसे कहा कि क्या किसी वस्तु पर जो आवेश है वो इतना हो सकता है। देखो, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु पर आवेश मैंने कहा कि 3.9 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम हो सकता है क्या? क्या किसी वस्तु पर इतना आवेश हो सकता है? तो वस्तु पर आवेश है। क्या है? वस्तु पर आवेश है। तो क्या ये वस्तु पर आवेश है? तो क्यों है? क्यों दिया है मुझे? तो आपने चेक करने के लिए क्या करना है? Q इज इक्वल टू एन। क्या क्या चेक? Q इज इक्वल टू एन। तो Q कितना है? 3.9 इंटू 10 टू द पावर -19 इज इक्वल टू एन। नहीं पता? E बताओ। 10 टू द पावर -19। समझ में आया? एन कितना निकला यहां से? 3.9 इंटू 10 टू द पावर -19 अपॉन, ये बताओ नीचे आएगा ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, 10 टू द पावर -19 10 टू द पावर -19 को कैंसिल कर दिया। ठीक, पॉइंट का वाला पॉइंट हट गया। समझ में आया? 39/16 बराबर एन। कितना आएगा ये बताना जरा मुझे। कितना आएगा ये? 2 पॉइंट समथिंग। तो n इज इक्वल टू 2 पॉइंट समथिंग। लेकिन ये n तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती। क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती। होती कि नहीं होती? अच्छा, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऐसी होगी 2 पॉइंट समथिंग। या तो 1 होगी, या 2 होगी, या 3 होगी। तो अगर हमारा n पूर्णांक ना आए, क्या ना आए? पूर्णांक ना आए, इसका मतलब इतना आवेश किसी भी वस्तु पे होना असंभव। मेरी बात समझ में आए? क्लियर है मेरी बात? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। तो इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए, ये बार बार जगह जगह आएगा। Q इज इक्वल टू एन। कभी आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने को बोल दे, समझ में आएगा? अच्छा, कभी आपसे आवेश निकालने को बोल दे। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 5 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं मेरे सामने से? 5 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। 1 2, तो मैंने गिने इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ऐसे। तो क्या बोलोगे कितना आवेश जा रहा है? 8 9 10 कितना? 5 का गुणा किसके साथ कर दो? 1.6 गुणा 10 की घात। मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है? 5 इलेक्ट्रॉन अगर आपके सामने से निकले तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी ना, कितने हैं? 5। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो 5 पे कितना होगा? 5 का गुणा 8 इंटू 10 टू द पावर -19। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है मेरी बात? समझ में आया? इसको बोलते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। लिखते कैसे? किसी वस्तु पर आवेश
इलेक्ट्रॉन पर आवेश के पूर्णांक गुणज के बराबर होता है। उसके नीचे लिख दोगे Q इज इक्वल टू Ne, जहां n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और वो जो हो सकती है या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी। इस तरह समझ में आ रही बात? क्लियर है ना मेरी बात? जब किसी वस्तु पर आवेश कितना हो सकता है हमें पता लग गया, ठीक। लेकिन वस्तु को आवेशित करेंगे कैसे? यहाँ तो मैंने डायरेक्ट आपको बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन निकाला, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, कैसे चला गया वो इलेक्ट्रॉन? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही? कुछ ना कुछ तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक। तब जाके इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ से। ऐसे अपनी मर्जी से तो नहीं निकल जाए, मैंने किसी इलेक्ट्रॉन को बोला भाई निकलो, वहां से निकल जाएगा, ऐसा तो नहीं निकलता इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो इसका मतलब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलना या किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देना, दो चीजें हैं, तब जाके वस्तु आवेशित होती है कि नहीं होती? लेकिन ये आवेशित जो होगी वस्तु ये कैसे होगी? आवेशित जो होगी वस्तु ये कैसे होगी? तो इसके 3 मेथड है आपके पास। कितने मेथड है? 3 मेथड है। समझ आएगा? तो वस्तुओं का आवेशन, क्या लिखा मैंने? वस्तुओं का आवेशन। तो वस्तुओं को आवेशित करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोल देते हैं? वस्तुओं का आवेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? वस्तुओं का आवेशन। चार्जिंग ऑफ ए बॉडी, चार्ज करना, किसी बॉडी को क्या करना? चार्ज करना। किसी वस्तु को आवेशित कैसे करते हैं? तो कितने मेथड है? 3। कितने मेथड है? ठीक है। अच्छा, पहला जो मेथड है आपके पास वस्तुओं को आवेशित करने का, वो है आपका घर्षण द्वारा। किससे? घर्षण द्वारा। दूसरा जो है वो है आपके पास संपर्क द्वारा, और तीसरा जो है ये संपर्क द्वारा, यही है ये चालन, ये चालन, इसका नाम है चालन, ठीक है। तीसरा जो है वो है आपका प्रेरण। ये 3 है, पहला घर्षण, दूसरा चालन, तीसरा प्रेरण। ये 3 मेथड है किसी वस्तु को आवेशित करने के। कितने मेथड है ये? 3। तो सबसे पहले के बारे में जान लेते हैं, फिर दूसरे के बारे में जान लेंगे, फिर तीसरे के बारे में। घर्षण द्वारा किसी वस्तु को आवेशित कैसे करोगे? तो घर्षण द्वारा किसी वस्तु को आवेशित, घर्षण का मतलब रगड़, घर्षण का मतलब रगड़, ठीक है। तो घर्षण द्वारा अगर मुझे किसी वस्तु को आवेशित करना है तो किसी भी वस्तु को, एक ये वस्तु है, एक वस्तु ये है, ठीक, दूसरी वस्तु है मेरे हाथ में कोई, ठीक हो, सपोज कीजिए ये एक वस्तु ये है, दूसरी वस्तु ये है, ये कैसी है? उदासीन, इस पर भी कोई आवेश नहीं है और इस पर भी कोई आवेश नहीं है। आवेश नहीं है से मेरा क्या मतलब है? इस पर जितने प्रोटॉन है उतने, इस पर भी जितने प्रोटॉन है उतने, तो ये उदासीन है वैद्युत रूप से, और ये भी कैसी है? वैद्युत रूप से उदासीन है। तो कैसे करेंगे आवेश? तो आवेशित करने का तरीका सुनो, इसको इससे क्या कर देंगे? रगड़ देंगे इसको, समझ में आया? रब करेंगे, क्या करेंगे? इसको आपस में रब करेंगे, ठीक है ना। जैसे ही आप आपस में रब करोगे, हो सकता है इसके कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाए, समझ में आएगा? एक पे जाएंगे दूसरे, ठीक। अब उसकी प्रॉपर्टी है, देखो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को लेने की प्रवृत्ति रखते हैं, होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों को देने की प्रवृत्ति होती है। वो पदार्थ का अपना गुण है, वो क्या है? पदार्थ का अपना गुण। हो सकता है ये इलेक्ट्रॉनों को लेने की प्रवृत्ति रखे, और हो सकता है वो देने की प्रवृत्ति रखे। तो अगर वो देने की प्रवृत्ति रखता है इलेक्ट्रॉनों को, तो उससे आएंगे इसमें इलेक्ट्रॉन, समझ में आई बात? जिसके ढीले बने होंगे वो छोड़ देगा अपने इलेक्ट्रॉन, मेरी बात समझ में आई? जिसके क्या होंगे? ढीले बने होंगे, वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? छोड़ देगा। समझ आई बात? क्लियर है? तो ऑब्जेक्ट का, पदार्थ का अपना गुण है कि कौन छोड़ता है और कौन लेता है, ठीक है ना, वो अपना गुण। लेकिन जब भी मैं रब करूंगा, जब भी मैं क्या करूंगा? दो वस्तुओं को आपस में रगड़ूंगा, ठीक है ना, तो ये वस्तु भी आवेशित हो जाएगी और ये वस्तु भी आवेशित हो जाएगी। क्लियर है मेरी बात? सपोज कीजिए मेरे पास एक वस्तु ये है और दूसरी वस्तु ये है, ठीक हो, दो वस्तुएं हैं, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक हो। अच्छा, ये अनावेशित है, ये भी अनावेशित है, ठीक है। मैंने जब इन दोनों को रब किया, क्या किया? इनको रब किया, आपस में रगड़ा, क्या कर दिया? इनको आपस में रगड़ा, ठीक हो। तो रगड़ने से क्या हुआ? किसी एक के इलेक्ट्रॉन दूसरे में जाएंगे, समझ में आएगा? तो सपोज कीजिए ये वाली ये जो पहली जो मैंने बना रखी है, इसकी प्रवृत्ति ऐसी है कि इलेक्ट्रॉनों को देती है, क्या करती है? इलेक्ट्रॉनों को देती है, और इसकी प्रवृत्ति ऐसी है कि इलेक्ट्रॉनों को लेने की क्षमता करती है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, समझ में आया? तो आपने थोड़ी देर के लिए रगड़ा इनको, तो हुआ क्या कि यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक, और इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए। मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आया? ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन कौन है? नेगेटिव वाले, ठीक है। तो इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? इसमें चले गए, हो सकता है। तो इसमें पहले कैसा था ये सिचुएशन? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पहले से थी सिचुएशन ऐसे। दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए, मतलब दो नेगेटिव आ गए और एक्स्ट्रा, देख लो ये कहाँ से आए? दो इससे, जो इससे गायब हो गए। मेरी बात समझ में आ रही? रगड़ने से, ठीक। अब फाइनल जो सिचुएशन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। अब बताना जरा इसमें कितना आवेश आया? पहले कितना आवेश था इसमें? ये उदासीन थी, कैसी थी? उदासीन। ये भी कैसी थी? उदासीन, ठीक हो गया। अब बताओ इसमें कितना आवेश आ गया? क्या इसमें 3 पॉजिटिव है, कितने नेगेटिव है? 1 नेगेटिव। आवेश की बात तो जब तब करते हैं नेट निकालते हैं, कुल निकालते हैं, ठीक। बताओ कितने? 2 पॉजिटिव, कितने? 2 पॉजिटिव। समझ में आए? आपको सिर्फ एक्स्ट्रा देखना है, क्या देखना है? एक्स्ट्रा, जो जोड़े ना बना रहे हैं किसी के साथ, जो क्या बना रहे हो? जोड़े ना बना रहे। देखो मेरा ये दोनों अपने जोड़े बनाए, ठीक। ये भी बना रहे हैं किसी के साथ जोड़ा,
समझते हो ना, 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये तो समझते हो? समझते भी नहीं समझते? इसका मतलब इसमें कितना आवेश आया? 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। मेरी बात समझ आ रही क्या है? 2 पॉजिटिव से मेरा मतलब 2 पॉजिटिव कोई आवेश नहीं है। आप क्या बोलोगे उसको? 3.2 × 10⁻⁻19 और उसकी क्वांटिटी जानती हो कितनी? मेरी बात समझ में आया? आई क्या है? ठीक। अच्छा, इसमें कितना आवेश आया? कितना है इसमें? ये जोड़े नहीं बन रहे, ये बन रहे, ये बन रहे, ये बन रहे, क्या इनके नहीं बन रहे? पॉजिटिव है क्या इनके अगल बगल? कोई नहीं है। ठीक, बताओ कितना आवेश? 2 नेगेटिव। कितना आवेश? 2 नेगेटिव। अच्छा, 2 नेगेटिव होता कितना है? 2 × इलेक्ट्रॉन वाला है तो -1.6 × 10⁻⁻19 कितना है इसमें? -3.2 × 10⁻⁻19। क्या ये वस्तु भी आवेशित हो गई? ये वस्तु भी आवेशित हो गई? हो गई क्या? दोनों वस्तु जो पहले अनावेशित थी, दोनों वस्तु क्या हो गई? आवेशित हो गई। इसमें कितना आवेश आया? 3.2 × 10⁻⁻19। इसमें कितना आया? -3.2 × 10⁻⁻19। तो यहाँ पे पकड़ने वाली कौन सी चीज है? पकड़ने वाली ये चीज है कि जब भी दो वस्तुओं को आपस में रख लूंगा, दो उदासीन वस्तुओं को, कैसी वस्तुओं को? जब भी मैं दो उदासीन वस्तुओं को आपस में रख करूंगा, घर्षण करूंगा उनका, ठीक है ना, तो पक्का है कि इस पे जितना पॉजिटिव आएगा इस पे उतना ही आएगा नेगेटिव। इस पे जितना पॉजिटिव आया उस पे कितना आया उतना नेगेटिव। समझ आएगा? बराबर मात्रा लेकिन विपरीत। समझ आया? बराबर मात्रा में आवेश आया दोनों पे, लेकिन कैसा आया? विपरीत आया। मेरी बात समझ आएगी? इस तरह से रगड़ने से क्या होता है, घर्षण करने से क्या होता है, आपका आवेश जो होता है या इलेक्ट्रॉन जो होता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाता है, जिसके कारण दोनों वस्तुएं क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। एक में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, दूसरों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। ठीक इस प्रकार से दोनों वस्तुएं क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। समझ में आई? आई क्या? कोई प्रॉब्लम? अच्छा, दूसरी चीज है, दूसरा जो तरीका है हमारा आवेशित करने का दूसरा तरीका, वो है आपका संपर्क द्वारा या चालन भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? संपर्क द्वारा, संपर्क द्वारा या फिर चालन बोला जाता है। देखो इसमें हमें काफी मेहनत करनी पड़ी, घर्षण में हमें क्या करनी पड़ी? काफी मेहनत करनी पड़ी। हमें दो वस्तुओं को आपस में रगड़ना पड़ रहा है कि नहीं? तो मेहनत करिए हमारी, है कि नहीं? हम क्या चाहते हैं? हमारी मेहनत कम से कम लगे, ठीक है? क्या चाहते हैं हम? हमारी मेहनत कम से कम लगे। घर्षण वाली जो विधि थी उसमें दोनों वस्तुएं अनावेशित थी। दोनों वस्तुएं क्या थी? अनावेशित। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है ये है कि किसी वस्तु को आवेशित करें। किसी वस्तु को क्या करें हम? आवेशित करें, ये हमारा उद्देश्य, ठीक है? सपोज कीजिए आपके पास एक अनावेशित वस्तु है। क्या है आपके पास? एक अनावेशित वस्तु है। अनावेशित वस्तु को दिखाने का मेरा तरीका क्या रहता है कि जितने पॉजिटिव बनाऊंगा उतने ही क्या बनाऊंगा मैं? नेगेटिव। देखो ये मेरी अनावेशित है, जितने प्रोटॉन उतने है कि नहीं? अनावेशित। समझ आया? इसको आवेशित करना है, इसको क्या करना है? आवेशित, ठीक है? लेकिन किस विधि से? चालन विधि से। किस विधि से करना है? चालन विधि। तो चालन विधि में केवल आप क्या करोगे? संपर्क करोगे। क्या करोगे? सिर्फ टच करोगे। क्या करोगे? सिर्फ टच, बस। समझ में आई बात? तो टच करने से कैसे करते हैं देखो जैसा। तो टच करने के लिए आपको क्या चाहिए? संपर्क विधि में याद रखिए, संपर्क विधि में जब आप किसी वस्तु को आवेशित करते हो तो मान लीजिए ये है दूसरी वस्तु कोई, समझ आया? ठीक, कोई दूसरी वस्तु है, इससे इसको टच करके आवेशित करना है, लेकिन संपर्क विधि का जो महत्वपूर्ण वो है पहले देखिए क्या, इसको भी आवेशित होना चाहिए। इसको क्या होना चाहिए? आवेशित होना चाहिए। देखो पॉजिटिव नेगेटिव 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 नेगेटिव, क्या ये आवेशित है कि नहीं? क्या ये आवेशित है कि नहीं? इसको आवेशित करना लक्ष्य है, इसको आवेशित करना हमारा लक्ष्य है कि नहीं? क्या है? इसको आवेशित करना हमारा लक्ष्य है। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, ये आवेशित है, इसमें कितना नेगेटिव चार्ज है? माइनस 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 4 नेगेटिव। कितना है इसमें? 4 नेगेटिव आवेश है। बाकी आप निकाल सकते हो कितना है वो? 4 गुणा 1/6 × 10⁻⁹ कर लो, उतना आवेश है इसमें। ठीक, समझ आएगा? तो बताओ, सपोज कीजिए मैं ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये 4 इलेक्ट्रॉन है यहाँ एक्स्ट्रा, ठीक, इनके तो जोड़े बनेंगे, इनके क्या बनेंगे? जोड़े बनेंगे। ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है जो उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ये तो अपना अपना काम कर रहा है। समझ में आएगा? ठीक, अच्छा, ये है फ्री। कैसा है? फ्री, तो कुछ काम नहीं कर। ठीक, फ्री है तो क्या होगा? ध्यान से ये जो माइनस और माइनस और माइनस और माइनस, इनके बीच में बहुत ज्यादा प्रतिकर्षण बल होगा। बहुत ज्यादा क्या होगा? प्रतिकर्षण बल का मतलब क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये एक्स्ट्रा, ये एक दूसरे को जितनी दूर तक भेज सकते हैं, भेजना चाहते होंगे। समझ में आएगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे को क्या करना चाहते हैं कि भाई भागो, मेरे बगल में मत रहो, ऐसा करना चाहते हैं। प्रतिकर्षण बल है, ठीक, तो ये साथ में नहीं रह सकते। समझ में आएगा? लेकिन ये इससे बाहर भी नहीं आते। इससे बाहर क्यों नहीं आ पा रहे? इसके बाद क्या है? हवा। क्या है इसके बाद? हवा। समझ में आई बात? ठीक, हवा कैसी चीज है? कुचालक। कैसी चीज है? कुचालक। और कुचालक में इनका प्रवाह नहीं होता, इनका प्रवाह चालक होता है। समझ में आए? वैद्युत धारा पढ़ोगे आप आगे, ठीक, तो चालकों में रहती है, कुचालकों में तो नहीं रहती। इसी को तो बोलते हैं वैद्युत धारा। किसको? इनके प्रवाह को ही वैद्युत धारा बोलते हैं। तो कुचालक में तो नहीं आ सकते। समझ में? हाँ, इनकी मात्रा बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, आगे चले जाएंगे, लेकिन अभी इनकी मात्रा बहुत कम है। ठीक, अगर ध्यान से सुनो, खैर यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है कि दूर दूर चले जाए, बहुत दूर चले जाए, ठीक हो, पर इनको रास्ता नहीं मिल रहा कहीं बाहर जाने का। जाने का रास्ता मिल रहा है इनको बाहर में? देखो कहीं भी रास्ता नहीं मिल रहा। मैंने क्या किया, इस बॉडी से जो क्या थी? उदासीन थी। कैसी थी? उदासीन। ये उदासीन थी, इस तरह से उदासीन है, इसको क्या करा दिया? इससे टच करवा, ऐसा करवा। समझ में आई बात? बाकी चीजें तो सिंपल है। कितना? ये माइनस माइनस, ठीक है सब। अब देखो, मान लीजिए यहाँ 2 नेगेटिव चले गए, जाएंगे क्या? यहाँ से होते हुए 2 नेगेटिव चले गए, चले गए, जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? ठीक, जा सकते हैं।
ठीक हो गया। उसके बाद जब ये इलेक्ट्रॉन चले गए, आपने इसको हटा दिया इससे, देखो हटा दिया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और भी थे इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, आगे देखो तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए। अच्छा ये बताना जरा मुझे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इसमें 2 ही बचे, बचे कि नहीं बचे, समझ में आया? टच किया, क्या क्या टच किया। जब आपने इसको टच किया तो क्या एक इलेक्ट्रॉनों को जाने का रास्ता मिल गया, दूर जाने का, तो दूर कैसे रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेंगे तो 2 सीधे इतनी दूर रहेंगे, समझ में आई बात? पहले तो नहीं जा पाए थे, ये भी चालक है, ये भी चालक है, चालक में तो जाएंगे इधर, ठीक, यहाँ बैठ जाएंगे कहीं, मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत दूर, क्लियर है मेरी बात? अच्छा अब जरा ध्यान से देखना, क्या आपने इसको आवेशित कर दिया, कितना आवेश, 2 माइनस हो गया, इस पे कितना आवेश, कितना आवेश, देखो मेरी बात समझ में? लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्या इसने अपना आवेश खो दिया, खो दिया इसने अपना आवेश, है कि नहीं? किसको दे दिया, इस पे टोटल था 4 नेगेटिव, कितना था पहले, आप इसको कितना दे दिया, 2 नेगेटिव इसको दे दिया, अपने पास कितना रखा है, 2 नेगेटिव, इसमें इसने आवेश खो दिया, है कि नहीं? लेकिन इसको आवेशित करना हमारा लक्ष्य था, तो ये आवेशित हो जाए, हो गया आवेशित, ठीक। तो जरा देखना चालन विधि में क्या हुआ, घर्षण विधि में क्या हुआ था, घर्षण विधि में ये हुआ था कि जो 2 आवेशित, जो अनावेशित वस्तु थे, ये भी आवेशित हुई थी और ये भी आवेशित हुई, दोनों आवेशित हुई, ठीक है। लेकिन इसमें जितना धनात्मक आया था, इसमें क्या आया था, उतना ऋणात्मक आया था, आएगा। अगर इसमें 2 पॉजिटिव है तो इसमें कितना आया था, 2 नेगेटिव आया। चालन विधि में देखो जरा, इसमें कितना आया, इसमें कितना आया, आया सेम, मेरी बात समझ में आई? आई कि नहीं आई? कितना आया, सेम टाइप का आया, मतलब यहाँ नेगेटिव था ना, ये जो आवेशित थी, कैसी थी ये, आवेशित वस्तु थी, ये कैसी थी, आवेशित, ये कैसी थी, अनावेशित थी, तो अनावेशित आवेशित हो गई, अनावेशित कैसे हो गई, आवेशित हो गई, लेकिन किस टाइप का आवेश आया उसमें, उसी टाइप का जिस टाइप का ये था, जिससे आपने उसको चार्ज किया था। चार्ज किससे किया था, आवेशित से उसको किया था चार्ज, ठीक हो गया। इसमें किस टाइप का था, माइनस, तो उसमें भी कैसा आया, माइनस, बात समझ में आ रही है? उसमें भी कैसा आया, माइनस आया, क्लियर है मेरी बात? तो घर्षण में किस टाइप का आवेश आता है पता, एक पे पॉजिटिव एक पे दूसरे नेगेटिव। चालन में कैसा आता है, इसमें नेगेटिव होगा जिससे आप कर रहे हो, तो दूसरे में कैसा आएगा, अगर इसमें पॉजिटिव होता तो इसमें कैसा आता, चालन से करते हैं, किससे करते हैं, चालन से। तीसरी और अंतिम विधि, तीसरी और अंतिम विधि देखो, इसमें देखो क्या, जब किसी अनावेशित वस्तु को, किस वस्तु को, जब किसी अनावेशित वस्तु को किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में रखा जाता है, समझना, सिर्फ संपर्क में, समझना, जब किसी अनावेशित वस्तु को किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में रखा जाता है तो अनावेशित वस्तु क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। इसे हम क्या बोलते हैं, संपर्क द्वारा आवेशन बोलते हैं, या चालन द्वारा आवेशन कहा जाता है, समझ आएगा? तीसरी चीज प्रेरण, तीसरी चीज प्रेरण, तो प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण क्या होता है, सबसे पहले आपने क्या किया, घर्षण, उसके बाद क्या किया, हल्का सा टच, तीसरा अब टच ही नहीं करना, समझ आए? पहले आपने क्या किया, घर्षण किया, उसके बाद हल्का सा टच किया, ठीक, मेहनत करी, तीसरा टच ही नहीं करना, विदाउट टच, उसको क्या बोला जाता है, प्रेरण द्वारा आवेशन। कैसे करें, सुनो, इसमें भी क्या चाहिए आपको, एक अनावेशित वस्तु चाहिए, क्या चाहिए, एक अनावेशित वस्तु चाहिए। ये अनावेशित वस्तु दिखा रहा हूं मैं आपको, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, क्या ये अनावेशित है, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, अनावेशित है कि नहीं, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पर मैंने क्या किया एक क्या रखी, इसमें आवेशित वस्तु रखी, क्या रखी, आवेशित वस्तु। तो आवेशित वस्तु कैसी होती है, आवेशित वस्तु तो ऐसी होती है, आवेशित है, देखो है कि नहीं आवेशित, देख लेते हैं ध्यान से, आवेशित है, कितना आवेश है इसमें, हमारा उद्देश्य क्या है, इसको आवेशित करना, उद्देश्य क्या है हमारा, इसको आवेशित करना। तो जैसे जैसे मैं इसको नजदीक ले जाऊंगा, इसके क्या करूंगा, नजदीक ले जाऊंगा इसके, जैसे जैसे और पास ले आऊंगा, ठीक होगा, क्या टच नहीं करना, क्या करना है, इसको पास ले जाना। तो जैसे मान लीजिए इसको उठा के मैं कहां ला गया, यहाँ ला गया इसको, ठीक, यहाँ से आगे बढ़ाया मैंने इसको, ठीक, तो नेगेटिव चार्ज आया इसका, यहाँ आया, यहाँ से इधर, समझ में? अच्छा ये नेगेटिव आवेश जो है, ये वाले नेगेटिव आवेश क्या करेंगे, इसके पॉजिटिव को पास बुलाएंगे, बुलाएंगे, कितने आवेश है, कितनों को पास बुलाएंगे, तो 3 पास आ गए, ये आगे पास, समझ में आया कि नहीं आया, देखो 3 पास आ गए, ठीक। अच्छा क्या ये नेगेटिव आवेश जो होगा इसके ऋण को दूर भेज देगा, पार्टिकल सर्कल लगाएगा, लगाएगा कि नहीं लगाएगा, तो ये दूर कहाँ चले जाएंगे, यहाँ चले गए, समझ में आई बात? क्यों, ये जो नेगेटिव था, जब मैंने इसको पास लाया इसके, तो इसने दूर से क्या कर दिया, इसके पॉजिटिव को अपने पास बुला दिया, ठीक हो गया। लेकिन क्या ये इधर आ सकते हैं, इसमें तो नहीं आ सकते, क्योंकि टच ही नहीं कर रहा हूँ, टच कर रहा हूँ क्या, टच तो नहीं कर रहा हूँ, समझ में आएगा? अच्छा लेकिन जो नेगेटिव है, नेगेटिव ने नेगेटिव को प्रतिकर्षित किया, इसके नेगेटिव को, कहाँ चले गए वो, इधर कोने में चले गए, नहीं चले गए। अब करना क्या है, तो ये जो आवेश है, ये तो तब तक इसको यहीं पे रखना है, तब तक ये यहीं पे रहेंगे, समझे? जब तक ये यहाँ पर है तब तक ये क्या करेंगे, यहीं पे रहेंगे। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तभी कहाँ चले जाएंगे, फिर वही अपने स्थान पे अरेंज हो जाएंगे जैसे पहले थे, हो जाएंगे। लेकिन मैंने क्या कर रखा है, इसको यहीं पे रखा हूँ, इसको क्या करके रखा हूँ, यहीं पे रखा हूँ, अभी कहीं जा सकते क्या, और ये भी दूर ही रहेंगे, पास आने की कोशिश तो कर ही नहीं सकते हो, समझ में आ रही बात नहीं? अच्छा अब जरा ध्यान से सुनो, अगर ये पास आने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये वाले जो आवेश है इनको बोला जाता है बद्ध आवेश। क्या बोला जाता है, बद्ध आवेश। बद्ध का मतलब ये बंधन में है, किसके बंधन में है, माइनस के बंधन में। माइनस ने इनको क्या बना के रखा हुआ, गुलाम, कि तुम नहीं जा सकते, समझ में आ रही बात नहीं? ठीक, क्लियर है? ये कैसे आवेश है इधर,
बुक कैसे आवेश है ये बुक, क्योंकि फ्री है। फ्री क्यों है? ये जाना चाहते हैं बाहर, कहाँ जाना चाहते हैं? बस इनको रास्ता दे दो, इनको क्या दो दो, जैसे मैं इनको रास्ता दे देता हूँ कि निकलो, फिर थोड़ी नहीं करते। समझ में आएगा? तो ये ऋणात्मक चार्ज कहाँ चला जाएगा? ये यहीं पे रखा हुआ, हिलाना नहीं यहाँ से। ये ऋणात्मक चार्ज कहाँ चला जाएगा? यहाँ से अर्थ में चला जाएगा, ये नेगेटिव से निकल गए। समझ में आए? अब जरा इसका रूप देखना कैसे हो। अब इसको हटा दिया, जैसे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ चला गया, अब इसको क्या कर दिया हमने? हटा दिया। ठीक, अब ये बॉडी देखना कैसे मिलेगी मुझे, देख लेना। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, बाकी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कितना आवेश आया? आया क्या? इस पे कितना था? जिससे आवेशित कर रहे थे उसमें कितना था? -3। जिसको आवेशित किया उसमें कितना है? लेकिन इसने अपना चार्ज तो नहीं खोया, इस पे कितना था? 3 नेगेटिव। कितना था? 3 नेगेटिव। अभी भी कितना है? आगे भी कितना रहेगा? क्या किससे मैं किसी और को भी आवेशित कर सकता हूँ? प्रेरण द्वारा, तो इसमें 3 नेगेटिव रहेगा। जिसमें 1000 को कर दूं आवेशित, क्या ये अपने आवेश खोएगा? अगर मैं प्रेरण वाली विधि यूज करूँ, समझ में आएगा? प्रेरण वाली विधि जो होती है उसमें क्या होता है, जिससे आप आवेशित करते हो, जिससे आप क्या करते हो? आवेशित करते हो, वो अपना आवेश खोती नहीं है। देख लो, अभी भी 3 नेगेटिव है इस पे। समझ में आएगा? लेकिन इसने आवेशित तो कर दिया इसको। समझ में आएगा? क्लियर है मेरी बात? समझ में आया? ठीक, इसने अपना आवेश भी नहीं खोया और दूसरी को क्या कर दिया? आवेशित भी कर दिया। समझ में आया? अब इससे मैं किसी दूसरी को भी आवेशित कर सकता हूँ। मेरी बात समझ में आएगी? क्लियर है मेरी बात? तो प्रेरण क्या होता है? जब किसी एक वस्तु द्वारा कैसी वस्तु द्वारा? आवेशित वस्तु द्वारा। जब किसी आवेशित वस्तु द्वारा किसी अनावेशित वस्तु को बिना संपर्क के, कैसे? बिना संपर्क के आवेशित किया जाता है, ठीक है ना? तो हम आवेशन की इस विधि को क्या कहते हैं? प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक, इस विधि में क्या होता है कि जितना उस आवेशित वस्तु पे था आवेश, ठीक है, उसका विपरीत आवेश क्या हो जाता है इसमें? उसका विपरीत आवेश क्या हो जाता है इसमें? उत्पन्न हो जाता है। देखो इसमें कितना था? 3 नेगेटिव। इसमें कितना उत्पन्न हुआ? समझ आया? समझ आया? क्लियर है? तो घर्षण में क्या हुआ? 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव। समझ आया? चालन में क्या हुआ? इसमें पॉजिटिव था, इसमें कैसा है? इसमें नेगेटिव होता तो इसमें भी समझ आएगा? और प्रेरण में क्या हुआ? इसमें पॉजिटिव है तो इसमें कैसा है? इसमें नेगेटिव है तो इसमें कैसा है? समझ में आएगा? इस तरह से किसी वस्तु को क्या करते हैं? हम आवेशित करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं वस्तुओं का आवेशन या वैद्युतीकरण भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वैद्युतीकरण। किसी वस्तु का वैद्युतीकरण। समझ में आएगा? आज के लिए काफी है, कल हम चलेंगे कूलाम के नियम। किसमें चलेंगे? कूलाम के नियम। ठीक है, फिर उसको पढ़ेंगे।